नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर के मैम पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप 29 जनवरी 2026 में अपना बिहार स्पेशल टीचर पीआरटी और जूनियर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भूगोल एवं पर्यावरण का ये मॉक टेस्ट ज़रूर लगा कर जाइएगा। ना सिर्फ इस मॉक टेस्ट को लगाने से आपको आपकी तैयारी का स्तर पता चलेगा, बल्कि इसी एकमात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो से आप देखेंगे कि आपकी परीक्षा में 1 या 2 सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट आपको समय से पहले मिल जाएं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि पर्यावरण से आशय है। क्या मतलब है पर्यावरण का? आप सभी ने सुना होगा परिधन, आवरण, लेकिन यहाँ प्रश्न देखिए और उसके ऑप्शन देखिए। ए केवल जैव घटक, बी केवल अजैव घटक, जैव एवं अजैव घटकों का सम्मिलित रूप, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपर्युक्त में से एक से अधिक नहीं, बल्कि जैव एवं अजैव घटकों का सम्मिलित रूप। केवल जैव घटक नहीं, केवल अजैव घटक नहीं, बल्कि जैव एवं अजैव घटकों का सम्मिलित रूप ही पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण कहलाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए डार्विन, बी हैकल, सी टैंसले, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप में से कई लोग जो वैज्ञानिक होते हैं या जिन्होंने टर्म दिया होता है उनके नाम भूल जाते हैं, नहीं याद रख पाते। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप कभी भी इस शब्द के प्रयोग से संबंधित नाम को कभी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ, देखिए, पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में कहा जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी इकोलॉजी में आप कोल शब्द देखिएगा। कोल शब्द इन ऑप्शन में से कहाँ है? कोल शब्द से मिलता जुलता शब्द किसी ऑप्शन में अगर आपको नज़र आ रहा है तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है आप अपने ऑप्शन तक पहुंच चुके हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैकल। जी हाँ, हैकल महोदय ने पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इनका पूरा नाम अर्नेस्ट हैकल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होते हैं। यहाँ पर बात हो रही है इकोसिस्टम की। इकोलॉजी अलग है, इकोसिस्टम अलग है। तो अगर आपसे पूछा जाए इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, इकोसिस्टम के बारे में सर्वप्रथम किसने उल्लेख किया था, तो याद रखिएगा सिस्टम शब्द याद रखिएगा। सिस्टम में क्या है? टम है, टम। और ट से एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है टांसले। बहुत बार प्रश्न रिपीट किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से रखिएगा। सिस्टम, टम से टांसले। तो आपको इकोसिस्टम से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा तो आप टांसले महोदय को टिक करके आ जाइएगा। फिलहाल हम अपने आंसर की ओर चलते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ दोस्तों, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक मिला करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से उत्पादक हैं। बहुत बार पूछा जा चुका है, टीआरई 1, 2, 3 तीनों में पूछा जा चुका है दोस्तों। हरे पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्पादक होते हैं दोस्तों, वो आपके पौधे होते हैं और पौधों में शैवाल भी होंगे और साइनोबैक्टीरिया भी होंगे। साइनोबैक्टीरिया आपके समंदर में होते हैं, यानी सागर महासागर में पाए जाते हैं। शैवाल भी आपके मरुभूमि, मरुप्रदेशों में पाए जाते हैं। तो जानकर रखिए, ये सभी तीनों किसकी प्रजातियां हैं? पौधे की प्रजातियां हैं। इसीलिए उत्पादक होंगे, इसीलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। तो राइट आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शैवाल और कवक के बीच पाए जाने वाले संबंध को क्या कहा जाता है? एक प्रश्न पक्का कंफर्म है, इसको ध्यान से देखिएगा। शैवाल और कवक के बीच पाए जाने वाले संबंध को क्या कहा जाता है? परिजीविता, सहजीविता, सहभोजिता, प्रतिस्पर्धा।
तो राइट आंसर हो जाएगा सहजीविता। क्या होता है सहजीविता? जब दो व्यक्ति, दो जीव एक दूसरे के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, वे सहजीवी कहलाते हैं। उनके बीच का जो संबंध होता है सहजीविता कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सहजीविता। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अमर बेल का किसी हरे पौधे पर निर्भर रहना किस जैविक अंतःक्रिया का उदाहरण है? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमर बेल का पौधा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जो वृक्ष होता है, वृक्ष पर अमर बेल, ऐसे अमर बेल की तरह पतली पतली लड़ियां आपने देखा होगा, धागे नुमा संरचना होता है। इसकी बात की जा रही है कि अमर बेल का किसी हरे पौधे पर निर्भर रहना किस जैविक अंतःक्रिया का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहजीविता, परभक्षण, परजीविता, सहभोजिता या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परजीविता। दोस्तों, पर्यावरण में अंतःक्रिया के जो संबंध होते हैं वे दो प्रकार के पाए जाते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। तो जो सकारात्मक होंगे उसमें एक जीव को यदि लाभ होता है तो दूसरे जीव को या तो लाभ होगा या तो नुकसान नहीं होगा, या तो फायदा होगा या तो दूसरे को नुकसान नहीं होगा। जबकि नकारात्मक में एक को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। तो यहाँ पर आप परजीविता जो देख रहे हैं, यह अमर बेल का यह एक नकारात्मक संबंध का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, परजीविता नकारात्मक अंतःक्रिया संबंध का उदाहरण है। आप समझ सकते हैं इसमें एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो याद रखिएगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? परजीविता। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है, आपके टीआरई पीआरटी में ही पूछा गया है। एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, चक्रीय होता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा एक देशीय। हमेशा जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो एक देशीय होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का जैव संकेतक, बायो इंडिकेटर माना जाता है? शैवाल, लाइकेन, फर्न, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, लाइकेन को जैव संकेतक के रूप में माना जाता है, बायो इंडिकेटर कहा जाता है। जहाँ पर लाइकेन होंगे वहाँ पर मानकर चलिए वहाँ का जो वायु है वह स्वच्छ है, वातावरण स्वच्छ है, इसीलिए लाइकेन को जैव संकेतक माना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है, असर्शन और रीजन पर कथन और कारण। अम्ल वर्षा, ये प्रदूषण से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। अम्ल वर्षा से ऐतिहासिक स्मारकों को क्षति होती है, ताजमहल याद रखिएगा। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। SO2 बिल्कुल याद रखिएगा, SO2 अम्ल वर्षा से ऐतिहासिक स्मारकों को क्षति होती है और इसमें सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तो A और R दोनों सही हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल प्रदूषण से संबंधित रोगों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हैजा प्रायः दूषित पेयजल से फैलता है। मिनी माता रोग पारे से संबंधित है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट पॉल्यूशन से होता है, नाइट्रेट प्रदूषण से होता है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त में से एक से अधिक। तीनों कथन सही है। हैजा प्रायः दूषित पेयजल से होता है, यानी जल प्रदूषण से संबंधित रोग है। वहीं पारे की मात्रा जब जल में अधिक हो जाता है तो कौन सा रोग होता है? मिनीमाता। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन इससे आते हैं, तो याद रखिएगा, बहुत रिपीटेड। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम ये नाइट्रेट पॉल्यूशन से होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा। इसे कथन या कारण के रूप में पूछ ले, युग्म के रूप में पूछ ले, तो प्रश्न बनते हैं यहाँ से। एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिगत से बनाए गए हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टोटल मैंने स्पेशल पीआरटी और जूनियर को ध्यान में रखकर इस मॉक टेस्ट को बनाया है, तो बड़े ईमानदारी के साथ इस मॉक टेस्ट को लगाइएगा और अपना आकलन कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों,
कथन और कारण में ही शहरी क्षेत्रों में स्मॉग, ये आपका वायु प्रदूषण से संबंधित है। स्मॉग की समस्या अधिक पाई जाती है। वाहनों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड व हाइड्रोकार्बन स्मॉग निर्माण में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी कथन और कारण दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो स्मॉग बनता है, आप फॉग देखते होंगे, इस वक्त ठंडी है, फॉग यानी कोहरा देखते होंगे, लेकिन बिना कोहरे के जो शहरों में आपको कोहरा जैसा दिखता है वो होता है पोल्यूशन के कारण, वायु एयर पोल्यूशन के कारण आप देखते हैं, वायु प्रदूषण के कारण। जब वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन हवा में मिलते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? स्मॉग का निर्माण करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, युग्मों पर विचार कीजिए। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोसोमोनास अमोनिया से नाइट्रेट में बदलता है, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेशन करता है। बेसिकली ये प्रश्न आपके नाइट्रोजन चक्र से बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों सही हैं। जो राइजोबियम होता है वो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में काम करता है दलहनी पौधों में। नाइट्रोसोमोनास जो है अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। स्यूडोमोनास जो होता है वो डिनाइट्रिफिकेशन करता है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, यूट्रोफिकेशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है पर्यावरण का। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यह जल में पोषक तत्वों की अधिकता से होता है। इससे शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है। इससे जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो राइट आंसर आप लगाना चाह रहे होंगे कि इसका भी लगा दें डी, मगर बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें जो तीसरा कथन है वह गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2। यूट्रोफिकेशन का मतलब ही होता है जब जल में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाए। जब जल में फैक्ट्री से, वाहनों से डिटर्जेंट के अधिक मात्रा का जब यूज़ होता है तो वो कहाँ बहता है? जो फास्फेट होता है वो कहाँ पहुँचता है? वो पानी में चला जाता है। इससे अत्यधिक पोषक तत्व पहुँच जाता है जल में, और वहाँ पर शैवाल आ जाते हैं। पानी में क्या हो जाते हैं? शैवालों की मात्रा बढ़ जाती है। इससे शैवाल की अत्यधिक क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। अब जब शैवाल की वृद्धि होगी तो ये जल में जो घुली ऑक्सीजन है उसको इनटेक करेंगे। इसीलिए जो जल में ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो बढ़ेगी नहीं, बल्कि क्या होगी? घट जाएगी। याद रखिएगा, इसी को यूट्रिफिकेशन कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 है, उच्च बीओडी का क्या अर्थ है? बीओडी का मतलब क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पूरा फुल फॉर्म भी पूछ सकता है पीआरटी में। तो जल स्वच्छ है, जल अधिक प्रदूषित है, जल में ऑक्सीजन अधिक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसके अगर आप डेफिनेशन को ध्यान दें, मतलब इसके फुल फॉर्म को पढ़ लें, तो आंसर तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, किसी चीज़ की डिमांड कब होगी? जब वह कम होगा। तो ऑक्सीजन अधिक, बिल्कुल ये तो गलत हो जाएगा, बल्कि इसका उल्टा अगर कम होता तो ये राइट आंसर हो जाता। तो ऑक्सीजन की डिमांड जब बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जल अधिक प्रदूषित है। जल अधिक प्रदूषित है। यूट्रोफिकेशन के कारण बीओडी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यूट्रोफिकेशन किसके कारण हो रहा है? जल के प्रदूषित होने के कारण। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत कम समय में आपकी बहुत बेहतर तैयारी हो जाए, ऐसा मैं चाहती हूँ। ऐसा इस चैनल के माध्यम से हमेशा से प्रयासरत भी हूँ मैं, और आप सभी का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है, जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मृदा में नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर आपको याद होगा तो याद रखिएगा, उसी के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो दोस्तों ये
ये थे आज के कुल 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। उम्मीद है आपने इसे ईमानदारी से सॉल्व किया होगा। तो मैं जल्दी एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए, जिसमें मैं ये बताऊँगी कि आपको एग्ज़ाम पेपर को एग्ज़ाम हॉल में कैसे सॉल्व करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा कर रखिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा।